हे गाइस, वेलकम टू गोल्ड क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर अनिंद्र और 8वां दिन लेकर आया हूं स्पोकन इंग्लिश का। इसमें उम्मीद करता हूं कि आप 1 से लेकर के 7 तक वीडियो जरूर देखे होंगे। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम उन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं ना, जिनके बिना मतलब अंग्रेजी बोलना कठिन हो जाता है, और अगर आप उन्हें अच्छे से जानते हैं तो इन द इजीएस्ट वे चीजों को पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे। तो मैं आपको लेकर आया हूं इंग्लिश 10 सिस्टम का ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से हमारे 95% सेंटेंसेस बोले जाते हैं, और हम उस वे में चीजों को पढ़ रहे हैं जो हमें स्पीकिंग में मदद करेंगे, ना कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। ये आप चीजों को हमेशा समझते रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को। चलिए बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे ये हमारी मदद कर सकते हैं, कैसे हम चीजों का यूज कर पाएंगे अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में, उसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन। मैंने बोला था कि हमारे पास 25 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं टेंस और मॉडल के मिलाकर के। टेंस के बेस्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं 12 हो जाएंगे और 13 मॉडल बेस्ड स्ट्रक्चर्स कैन, कुड, मे, माइट एटसेट्रा, राइट। तो ये सारी चीजों को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे, जिसमें से हम पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट बेस्ड स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। बहुत ज्यादा ये यूज होता है, वाइडली यूज होता है, चीजों को समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस का जो यूजेस है ना, वो मैंने लिख दिया है कि ये हमेशा जो कोई साधारण घटना है ना, जो साधारण सत्य या घटना है, बातों को कहना हो तो हम सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। जनरल फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स, कोई भी कथन या जानकारी आप देते हो, कभी आप अपने बारे में कुछ चीजों को बताना चाहते हो, जैसे कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं थोड़ा भयभीत हूं तो आई एम नर्वस। तो अभी क्या है कि हम अपने बारे में भी कोई ऐसी बातें बताते हैं जो अगेन एंड अगेन रिपीट होती है ना, तो उन्हें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो मैंने बता दिया कि कहां कहां इसका यूज है। इस पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा, डाउनलोड करिए टेलीग्राम लिंक से, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, इंडिकेट करता है एक ऐसे एक्शन को ना जो इमीडिएटली ऑकर होता है, अचानक होता है, और वो एक्शन कभी कभी रूटीन भी हो सकता है और फैक्चुअल भी हो सकता है। फैक्चुअल का मतलब कि चीजें फैक्ट, सत्य से कहानी है, और कहीं ना कहीं से जो चीजें रिपीट होती हैं उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। न्यूज़पेपर की हेडिंग्स कोई शायद नोटिस नहीं करता है, किसी ग्रामर बुक वगैरह में नहीं दिया होता है। ये चीजें मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर की हेडिंग्स हमेशा पास्ट इवेंट को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, मतलब चीजों को जुझारू तरीके से व्यक्त करने के लिए। नोटिस करिएगा कि अगर मुख्यमंत्री मान लो अगर गोरखपुर का दौरा कर रहे हैं तो दिखाता है कि मतलब सीएम विजिट्स गोरखपुर। अभी ऐसा नहीं है कि मतलब विजिटेड गोरखपुर लिखेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चीजों को अलाइव या सजीव बताने के लिए भी हम न्यूज़पेपर की हेडिंग्स देखना हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। कुछ चीजें पास्ट में भी आती हैं। क्रिकेट कमेंट्रीज का अगर लाइव कमेंट्री देखोगे रिटन फॉर्म में ना, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा मिलेगा। रिपीटेड एक्शंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। चीजों को समझिए और स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। स्ट्रक्चर्स मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन आज डिटेल में थोड़ा और भी चीजों को पढ़ेंगे। जब सेंटेंसेस हमारे अफर्मेटिव होते हैं ना, तो उसमें सब्जेक्ट मस्ट बी एट द फर्स्ट प्लेस, और उसके बाद इज, एम, आर, हैज, हैव, अदर्स लाना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इज, एम, आर के बाद हमेशा कोई वर्ब नहीं आ रही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही है। आईएनजी फॉर्म आती तो प्रोग्रेसिव टेंस या कंटिन्यूअस टेंस होता, लेकिन इज, एम, आर और हैज, हैव के बाद अदर वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे स्टेट, कंडीशन, थिंग्स, लोगों के बारे में बताने के लिए, किसी के व्यवसाय के बारे में बताना हो, जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर। आप ऑक्यूपेशन बता रहे हो, प्लेस के बारे में बताओगे, जैसे कि दिस प्लेस इज, ये जौनपुर है, दिस इज जौनपुर, या बोल सकते हो चीजों को। तो चीजों को बताना हो, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, ऑक्यूपेशन, थिंग्स, स्टेट, कंडीशन, आप इज, एम, आर की मदद से भी बता दे। और मैं आपको बता दूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि हैज, हैव का यूज बच्चे गलत करते हैं। हैज और हैव का यूज मैं बता दूं पास है के सेंस में भी यूज होता है। जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास ढेर सारा पैसा है, तो आई हैव यहां पर पास है का सेंस आ रहा है ना, पास है। सी हैज अ नाइस गिफ्ट, उसके पास एक सुंदर उपहार है। तो अभी क्या है कि हैज एक पास है का सेंस भी देता है, तो वो वाला यूज यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ओके। और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती तो कंप्लीटेड एक्शन परफेक्ट टेंस में यूज होता है। थोड़ा सा चीजों को समझिए, मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपके लिए लेकर के आता हूं अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, जो मुझे कमेंट करके बताते रहते हैं वीडियोस बनाए जाते हैं। प्लीज कनेक्टेड रहिए, डोंट वेट एंड वॉच कि कोई अच्छा टाइम आएगा और मैं अंग्रेजी सीख पाऊंगा, कोई ऐसी चमत्कार, कोई कहानी, कुछ ऐसा हैपनिंग आएगा कि आप अचानक सीख जाएंगे। ग्रेजुअल प्रोसेस है, यू विल टेक टाइम, चीजें, थिंग्स टेक टाइम, ओके। चीजें समय लेती हैं सीखने में, तो डोंट वेट एंड वॉच, ट्राई डूइंग समथिंग बेटर ओवर एंड ओवर अगेन, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर्स आपको 2 तरह के मिल सकते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2।
तो टाइप 1 मैंने यहां पर दे दिया है, टाइप 2 यहां पर है जिसमें वर्ब में एस या यस लाना होता है और सब्जेक्ट पहले आता है और अदर वर्ड्स को अंत में रखते हैं। तो चीजों को समझिए। चलिए कुछ एग्जांपल से क्लैरिफाई करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करें। देखिए टाइप 1 का मतलब जिसमें एक्शन ना हो, मतलब काम नहीं होगा, केवल होने की दशा, स्थिति, किसी के बारे में उसका व्यवसाय बताना, पर्सन या स्टेट कंडीशन बताना, ये सब चीजें होती है। जैसे मैं थका हुआ हूं तो बोलेंगे आई एम टायर्ड। आई सब्जेक्ट है वाक्य का, जिसके बारे में बात कही जाती है वही सब्जेक्ट होता है, तो उसको हमेशा वाक्य में पहले रखिएगा। आई के साथ एम लगेगा, शॉर्ट फॉर्म में उसे आईम पढ़ेंगे। अंग्रेजी बोल रहे हैं आप, लिख नहीं रहे हैं, तो आप आईम यूज किया करिए। आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री। ओके और अगर टाइप 2 में बात करें तो देखिए सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब आ रहा है डांस। डांस मतलब कि नाचना या चीजें। तो इन द मॉर्निंग ना, आई डांस इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग, वी वॉक हियर, ये सारी चीजें आप समझिए। वी के साथ एक देखिए एक वर्ब आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है, इस एमआर में से ही कोई एक चीज यहाँ पर आपको दे दिया गया है। इज दैट ओके? चीजों को समझिए और मुझे लगता है आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, चीजों को समझ पा रहे हैं। चलिए आते हैं अगले कुछ सेंटेंसेस पे, हम अपनी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आई एम कंफ्यूज्ड, इसका मतलब यह हुआ कि मैं भ्रमित हूं। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मैं 25 वर्ष का हूं। तो यहां पे देखिए यू स्पीक करेक्टली, आप सही बोलते हो। अभी क्या है कि आई एम फ्रॉम जौनपुर, मैं जौनपुर से हूं। मतलब यहां पे देखिए ये वाला कॉलम नो एक्शन वाला है और ये वाला कॉलम एक्शन वाला है। इसमें एक्शंस आ रहे हैं, इसमें एक्शंस नहीं आ रहे हैं ना, इसमें एक्शंस हैं। ओके चीजों को समझिए। जैसे कि आई एम एक्साइटेड, मैं उत्सुक हूं। ही हैज अ नाइस गिफ्ट, उसके पास एक सुंदर उपहार है। पास है का सेंस दे रहा है, हैज लग रहा है तो। वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, हमारे पास ढेर सारा पैसा है। यू आर सो स्मार्ट, आप बहुत अच्छे हो, मतलब अच्छे गुड लुकिंग हो। यहाँ पे दिया ही इज अ डॉक्टर, आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के ऑक्यूपेशन के लिए तो इज लगा रहे हैं। चीजों को समझिए, जहां इज है वहां है के सेंस में चीजें यूज होती हैं, है। और एम का मतलब हूं और आर का मतलब हैं। ओके चीजों को समझते रहिए, फिर बात करते हैं, अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है। ओके तो यहाँ पे देखिए यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखते हो। चीजों को समझते रहिए, फिर आप कर पाएंगे इसका इफेक्टिव यूज आगे। अभी देखिए मैं आपको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बता रहा हूं। जैसे ही आप इन चीजों को सीख जाएंगे तो मैं कैसे अपने इस वाक्य को बड़ा कैसे करें, इसमें आगे पीछे कैसे क्लॉजेस यूज करें और कैसे इसका इफेक्टिव यूज स्पीकिंग में करें, वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले बेसिक फ्रेम्स को समझिए, बेसिक स्ट्रक्चर्स को पढ़िए। अभी आप लोगों का बेसिक ग्रामर चल रहा है, चीजें समझिए, है ना। दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वो सुबह क्रिकेट कह सकते हैं, खेलते हैं। इट रेन्स, वर्षा होती है। तो ये सभी वर्ड्स को आप लोग थोड़ा सा जो है ना इनको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर जैसे सी इज वेरी इंटेलिजेंट, आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं तो ऐसे यूज किया करिए। सी इज ऑनेस्ट, सी इज गुड लुकिंग, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। आप जैसे कभी कभी किसी चीजों में आपको काम करने में खुशी है तो बोलते हैं इट्स माई प्लेजर। जैसे आपने किसी की मदद की, अगले ने थैंक यू बोल दिया तो बोल दो इट्स माई प्लेजर, है ना, इसमें मेरी खुशी है। आपको कोई चीजें स्पष्ट हो जा रही है तो बोलो इट इज क्वाइट क्लियर, हाँ यह बिल्कुल स्पष्ट है। दे आर हियर, वे लोग यहाँ हैं। दीज आर माई बुक्स, ये हमारी किताबें हैं, है ना, ये मेरी किताबें हैं। दिस इज अ नॉवेल, यह एक उपन्यास है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोज आर किड्स, वे बच्चे हैं। ये सारी चीजें मुझे लगता है ना कि टाइप 1 और टाइप 2 आप थोड़ा सा अलग करके जब समझेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। यहां पर इज एम आर केवल स्टेट ऑफ बीइंग की मदद से आ रहा है, ना कि कोई आईएनजी फॉर्मूला वर्ब लेके आ रहा है। इसमें केवल अदर वर्ड्स आ रहे हैं। चीजों को ध्यान से नोटिस करिएगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से समझाता हूं अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको कोई आगे कोई सजेशंस, कोई भी क्लासेस लेसन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए निगेटिव इसी सेंटेंस को करना हो तो कुछ नहीं करना है, इज एम आर हैज हैव के बाद यहीं पे नो या नॉट लेके आ जाना है। और अगर वो एक्शन वाला वाक्य है ना तो उसमें डू नॉट, डज नॉट ला देते हैं। लेकिन अंग्रेजी बोलते समय उसे डोंट और डजंट पढ़ेंगे। डू नॉट ज्यादा लंबा हो जाता है, कहीं ना कहीं से हमको शॉर्ट में चीजों को बोलना होता है ना, तो आप डोंट डजंट यूज करेंगे। जैसे सी डजंट कम हियर, वो यहां नहीं आती है। सी डजंट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाती है, तो डजंट वहां पे लाएंगे। ओके टाइप 1 टाइप 2 के कुछ एग्जांपल्स करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं मतलब इसमें मेरी रुचि नहीं है। बोलो आई डोंट अब्यूज एनीवन, मैं किसी को गाली नहीं देता हूं।
यू आर नॉट अ गुड गाय, आप एक अच्छे आदमी, अच्छे लोग नहीं हो। तो बोलो वी डोंट हर्ट द पुअर, हम गरीबों को दुख नहीं पहुंचाते हैं। ही इज नॉट अ स्टूडेंट, वह एक छात्र नहीं है। यू डोंट रन फास्ट, तुम तेज नहीं दौड़ते हो। यहां पे देखो एक्शंस आ रहे हैं, यहां पे एक्शंस नहीं आ रहे हैं, चीजों को समझिए, है ना। अभी हम देखते हैं इट इज नॉट गुड, है ना, यह अच्छा सही, यह अच्छा नहीं है। सी डजंट गो देयर, वो वहां नहीं जाती है। दे आर नॉट इन दिस सिटी, वे इस शहर में नहीं है। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर का मतलब ये होता है कि कोई बात नहीं मुझे, है ना। अभी कुछ ऐसे निगेटिव वर्ड्स ये होते हैं जो आप यूज कर सकते हो अंग्रेजी बोलने में, जैसे इट डजंट मैटर, है ना, इट डजंट मीन। जैसे अगर मैं पढ़ता नहीं हूं, इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परीक्षा पास नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसे आप इट डजंट मीन लगा के बोल सकते हो। नो मैटर कहीं पे लगा हो तो भी निगेटिव टाइप का, उसका हिंदी अर्थ होता है भले ही। अगर इट डजंट मीन है तो इसका मतलब यह नहीं है। इट मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपसे बोलता है आई डोंट केयर, यानी कि वो कह रहा है मुझे परवाह नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि मैं आपको मतलब आपका वेतनमान रोक दूंगा, या आप किसी को कोई जैसे धमकी देते हो तो अगला कहता है ना आई डोंट केयर, मतलब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इट इज ऑफ नो यूज, यह किसी के काम का नहीं है, मतलब इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। कभी कभी कहते हैं ना इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब इससे आपका कोई मतलब नहीं। कभी कभी आप ऐसे भी वर्ड्स पाते हैं यूज करते हुए, जैसे कि इट इज नो लॉन्गर इन यूज, मतलब यह अब उपयोग में नहीं है। अगर हम कहें इट्स नॉट एन इश्यू, यह मुद्दा नहीं है। दैट्स नॉट द पॉइंट, यह बिंदु नहीं है ना। नो इश्यू, कोई हरज नहीं, या कोई रुकावट बाधा नहीं, ये सब वर्ड्स निगेटिव सेंस में यूज होते हैं। आप चीजों को समझिएगा, आगे मैं और भी डिटेल में चीजें लेकर के आऊंगा। यहां पर देखिए फिर टाइप 1 के लिए कुछ और निगेटिव सेंटेंस, जैसे वी आर नॉट नर्वस, हम भयभीत नहीं हैं। दे आर नॉट इन ट्रबल, वे समस्या में नहीं है। दे हैव नो आइडिया। अब देखिए जैसे नो के बाद ना ये कहीं नॉट लग रहा है, कहीं नो क्यों लग रहा है, चीजों को समझिए। जब हैज हैव का इस्तेमाल होगा तो नो लगेगा, जब इसके जस्ट बाद एक नाउन आएगा, जैसे आई हैव नो पेन, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो एक्सेस, है ना, टू इंटरनेट। ये सारी चीजें क्या है कि नो का यूज तब करेंगे जब हैज हैव के साथ आएगा, और वो भी टाइप 1 विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस होंगे। तो ये कोई क्लियर नहीं कर पाता है, ज्यादातर लोग इसमें बच्चों को डार्क में रखते हैं, सब समझ नहीं पाते स्टूडेंट्स, है ना। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं है। तो नो के सेंस में आई हैव नॉट बुक नहीं कह सकते हो, नॉट इस वाले चीजों में लगाया जाता है ना, जैसे कि वी आर नॉट नर्वस। ओके, हैज हैव जब पास है के सेंस में कुछ चीजें हैं, या तो आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है ना, ये सब चीजें करो। दे डोंट कम हियर, वे यहां नहीं आते हैं। दे डोंट प्ले आउटसाइड, वे बाहर नहीं खेलते हैं। ओके, माई फादर डजंट स्कॉल्ड मी, मेरे पापा मुझे डांटते नहीं हैं। चलिए अब थोड़े एग्जांपल्स और क्लियर करेंगे इंटरोगेटिव के, जो आपको स्ट्रक्चर्स मैं पहले दे रखा हूं कि इसमें करना कुछ नहीं होता है। जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, इन्हीं को पहले ला देना है, सब्जेक्ट एक प्लेस बाद में आ जाता है। बाकी वाक्य में क्या होता था, सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही थी ना, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट पीछे आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहले आ जाते हैं ना। तो अभी देखो ये चीजें देखो, अदर यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक चिन्ह जरूर लगाइएगा, है ना, अगर लिखना पड़े तो। इसमें जो टाइप 1 है उसमें क्या करेंगे, इज, एम, आर, हैज, हैव को एकदम पहले ला देंगे, फिर सब्जेक्ट और अन्य शब्दों को रख देंगे। अगर टाइप 2 की बात करी जाए तो डू और डज को लाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लेके आना होगा। मैं एक एक चीजें आपको समझाया हूं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूं। आर यू अ गुड प्लेयर, क्या आप एक अच्छे खिलाड़ी हो। यहां पे देखो ये नो एक्शन वाला चीज है, स्थिति दर्शाने वाली चीज। आर दे योर फ्रेंड्स, क्या वे तुम्हारे मित्र हैं। इज दिस माई पेन, क्या यह मेरा कलम है। आर वी स्टूडेंट्स, क्या हम छात्र हैं। लेकिन अभी ऑन द अदर हैंड आप देखो जहां पे एक्शन हो रहा है वहां पे डू डज पहले आ रहा है ना। तो डू दे गो फॉर अ वॉक, क्या वो टहलने जाते हैं, टहलने को जाते हैं। डज सी कुक इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह खाना पकाती है ना। तो अभी क्या है कि डू वी लर्न इंग्लिश, अभी डू डज का यूज आप समझिएगा। और भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स जोन में जाकर के अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। मैं आपको बता दूं, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखिए। मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम बिना प्रश्नवाचक वाक्य बनाए ही प्रश्न पूछ सकते हैं।
जैसे अगर आपको किसी से प्रश्न पूछना है तो आप कह दीजिए आई हैव अ क्वेश्चन, तो मेरे पास एक प्रश्न है। तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, लेकिन आप तो प्रश्न पूछ लिए अगले से। तो मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि विदाउट यूजिंग इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस आप अपने प्रश्न को कैसे पूछें। जैसे कि आई एम कंफ्यूज्ड, सी इज हियर और नॉट, मतलब कि आई एम कंफ्यूज्ड वेयर इज सी, है ना। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं थोड़ा भ्रमित हूं, वह कहां है। या ऐसे बोल दो कि आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन, मैं नहीं जानता हूं कि वह कहां चला गया। यानी कि ये भी तो एक इनडायरेक्ट रूप में प्रश्न ही हुआ ना। तो मैं आपको चीजों को जिस तरीके से समझा रहा हूं, आप चलिए मेरे साथ। चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज अभी आप, ये बिगिनिंग है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स से अवेयर करा रहा हूं। आगे मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस दूंगा, ऐसे क्लॉजेस ना, कि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में अंग्रेजी बोल पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। आप जुड़े रहिए गोल्ड क्लासेस के साथ, अभी भी दोस्तों को भी शेयर करते रहिए अगर आप हमको समझ पा रहे हैं, मेरे लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, और आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें टू गेट नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। तब तक के लिए टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।